शुरुआत में हम मार्क नाम के एक आदमी को देखते हैं। आज मार्क देर तक सोकर उठा, लेकिन उसने नोटिस नहीं किया कि टीवी पर एक चौंकाने वाली खबर चल रही थी। एक नया वायरस जो पागल कुत्ते की बीमारी की तरह है, पूरे देश में फैल रहा है। संक्रमित लोग अपनी समझ खो देते हैं और हिंसक हो जाते हैं। सेना के नियंत्रण में स्थिति सामान्य लग रही थी, लेकिन मीडिया अभी भी लोगों को सुरक्षा उपाय करने की चेतावनी दे रहा था। शाम को मार्क की पत्नी लिली का फोन आया, जिसने असली खबर बताई जो आधिकारिक खबरों में छिपाई जा रही थी। सरकारी विभाग में काम करने वाली लिली ने बताया कि यह वायरस खबरों से भी ज्यादा खतरनाक है। सरकार ने एक द्वीप पर पहले ही एक सुरक्षित जगह बनाई है और उसने मार्क से तुरंत मिलने और वहां सुरक्षित पहुंचने को कहा। स्थिति की गंभीरता समझकर मार्क ने तुरंत टिकट बुक किया और छोटे शहर को छोड़ने की योजना बनाई, लेकिन हवाई अड्डे पर टिकट सिस्टम अचानक बंद हो गया। इससे पहले कि मार्क कुछ कर पाता, उसने देखा कि हवाई अड्डे ने सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। फिर उसके फोन पर एक आपातकालीन संदेश आया। वायरस के तेजी से फैलने के कारण देश ने सभी आने जाने पर रोक लगा दी है। यह खबर सुनते ही हर तरफ भगदड़ मच गई। मार्क ने तुरंत अपनी पत्नी को फोन कर स्थिति पूछी, लेकिन लिली ने कहा पहले घर लौटकर इंतजार करें, वह जल्द ही किसी को उसे लेने भेजेगी। लेकिन जब मार्क घर लौटा तो सड़कें पहले ही जाम हो चुकी थीं। खबर मिलने के बाद लोग बेतहाशा भागने लगे थे। भीड़ देखकर मार्क ने अपनी कार छोड़ दी और पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। तभी लिली ने फिर फोन किया। उसे भीतरी जानकारी मिली है कि वायरस का एक नया रूप सामने आया है जो कभी भी काबू से बाहर हो सकता है। इसलिए सरकार अलग थलग रखने वाला इलाका बना रही है और जल्द ही सेना सभी लोगों को जबरन वहां ले जाएगी। लेकिन उसने मार्क को चेतावनी दी, वह उनकी तलाशी से बचे और किसी भी हालत में अलग थलग वाले इलाके में न जाए, क्योंकि वायरस अब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है। जहां लोग ज्यादा होंगे वहां खतरा उतना ही अधिक होगा। जब यह इलाका पूरी तरह छोड़ दिया जाएगा तब कोई उसे लेने आएगा। यह सुनकर मार्क ने तैयारी शुरू कर दी। उसने खिड़कियां मजबूत की और खाने का स्टॉक जमा किया, क्योंकि अब उसे न सिर्फ झोंबियों बल्कि उन लोगों का भी सामना करना था जो उसे अलग थलग इलाके में ले जाना चाहते थे। लोगों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक कानून भी बनाया था। खुशकिस्मती से मार्क के रहने वाले इलाके में लोग ज्यादा नहीं थे और सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। मार्क ने लिली को अपनी तस्वीरें भेजीं और उसने जवाब दिया किसी भी हाल में कार में न बैठें। लेकिन जैसे ही उसने फोन रखा अलार्म बज उठा। तभी एक सैनिक ने देखा कि मार्क अभी भी घर में है और उसे बुलाने लगा। पहले तो उनका रवैया ठीक था, लेकिन मार्क के जवाब न देने पर उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। खुशकिस्मती से मार्क ने पहले ही दरवाजा मजबूत कर लिया था। दरवाजा न तोड़ पाने पर वे चले गए। मार्क को लगा कि वह बच गया, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही एक बड़ी समस्या आ गई। खाना खत्म हो गया था। अच्छा हुआ कि उसने सोलर पैनल लगा रखे थे जिससे फोन चार्ज हो जाता था, लेकिन बुरी किस्मती से नेटवर्क नहीं था और संदेश भेजे नहीं जा सकते थे। 2 हफ्ते से घर में बंद मार्क को बाहर की हालत का पता नहीं था, लेकिन अब सबसे जरूरी था खाने का इंतजाम। इसलिए उसने सुरक्षा के इंतजाम करके घर घर जाकर खाना ढूंढना शुरू किया। खुशकिस्मती से सेना ने सभी लोगों को निकाल लिया था और पूरे इलाके में कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं दिखा। लेकिन बुरी किस्मती से लगातार कई घर खोजने के बाद भी मार्क को खाने लायक कुछ नहीं मिला। जब वह अगली जगह की तरफ बढ़ा तो अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। बूढ़े ने मार्क को बताया उसके बेटे और बेटी को ले जाया गया है और कुछ ही घंटों में उनका संपर्क टूट गया। खुद बूढ़ा अपने पैर के घाव के कारण सेना की बस तक नहीं पहुंच पाया। वह कई दिनों से भूखा था, लेकिन इस दौरान उसने खिड़की से बाहर का हाल देखा था और जानता था कि किस घर में खाना होने की उम्मीद है। बूढ़े के बताए रास्ते पर मार्क ने न सिर्फ काफी खाना ढूंढा, बल्कि एक स्कूटर और एक वॉकी टॉकी भी हासिल किया। इससे उसकी खोज की रफ्तार बढ़ गई, लेकिन कई दिनों की खोज के बाद भी उसे सिर्फ कुछ डिब्बाबंद नूडल्स और सड़ी हुई ब्रेड ही मिली। इन्हें खाते हुए मार्क को याद आया कि एक घर ऐसा भी है जहां वह नहीं गया। इलाके का पहला संक्रमित व्यक्ति जिसके घर को बंद कर दिया गया था। शायद वहां खाना अभी भी हो, लेकिन नतीजा निराशाजनक रहा। फ्रिज और अलमारियां सभी खाली थीं। तभी एक अचानक आया मेहमान उसकी पीठ पर आ गया। अच्छी खबर, वह झोंबी नहीं था। बुरी खबर, कोई अच्छी खबर भी नहीं थी, लेकिन मछली पकड़ने वाले कांटे लेते समय उसे अलमारी के पीछे रखा खाना मिला। भगवान भूखों को नहीं मारते। यह सामान वाकई काफी था, लेकिन क्या इतना सब कुछ बनाना बर्बादी और खतरा नहीं होगा? और यह झोंबियों को आकर्षित भी कर सकता था। लेकिन इस तबाही के दौर में जिंदा बचे लोगों के लिए भी यह एक बड़ी सुरक्षा की चिंता थी। रात में आराम करते समय बूढ़े ने मार्क को रेडियो सुनने को कहा। ध्यान देने वाली बात, यह रेडियो वाकई अच्छा था। फोन नेटवर्क के बिना भी यह ठीक काम कर रहा था। जिंदा बचे लोगों ने शहर के बाहर एक सुरक्षित शिविर बनाया था और उन्होंने दूसरे बचे हुए लोगों को बुलाया था। मार्क के मन में वह जोखिम लेकर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे चेतावनी दी थी किसी भी हाल में घर न छोड़ें। लेकिन अब खाना खत्म हो रहा था। भले ही वह झोंबी से न बचा हो, आखिरकार भूखा मर जाएगा। इसलिए उसने और बूढ़े ने तय किया
कि कल सुबह सुरक्षित शिविर के लिए चलेंगे। अगले दिन मार्क ने अपना सामान बांधा, लेकिन बूढ़े को लेने जाते समय उसने सिर्फ एक नोट छोड़ा पाया, तुम्हारे इन 2 दिनों की साथी और देखभाल के लिए शुक्रिया, जिंदा रहना। हाँ, बूढ़े ने मार्क को पीछे रोकने से बचने के लिए अपनी जान दे दी थी। शायद बूढ़े के लिए इस तरह से आजाद हो जाना ही सबसे अच्छा था। बूढ़े की मौत ने मार्क को बहुत दुख पहुंचाया और साथ ही उसे यकीन हो गया कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन वापसी के रास्ते में उस पर एक झोंबी ने हमला कर दिया। हमलावर एक महिला थी, लेकिन झोंबी बनने के बाद उसकी ताकत और रफ्तार दोनों ही सामान्य इंसानों से ज्यादा थी। बेशक एक छोटी मोटी झोंबी से हमारे हीरो को कोई खतरा नहीं था। झोंबी को हराने के बाद मार्क ने उसका आईडी कार्ड निकालकर उसकी शर्ट की जेब में रख दिया। ये काम दर्शकों को बता रहा था कि हीरो मार्क एक दयालु इंसान है। जाने से पहले उसने अपनी पत्नी को एक संदेश भेजा। भले ही उसे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन ऐसा करके उसे दिल को सुकून मिला। एक बिल्ली के बच्चे के साथ इस तबाही से बचने के लिए भी बिल्ली के मालिक को साथ ले जाना ही होगा। पहले की झोंबी फिल्मों में हीरो हमेशा कुत्ते के साथ होता था। कुत्ता मालिक की रक्षा करता था या उसे खतरे का पहले ही पता लगा लेता था। पता नहीं ये बिल्ली मार्क की क्या मदद करेगी। वह एक पल के लिए भी नहीं रुका और सुरक्षित शिविर की तरफ बढ़ चला। तब मैं सोच रहा था, इस रास्ते में कोई झोंबी क्यों नहीं दिख रहा, लेकिन यह सोचते ही वे आ गए और सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि ढेर सारे झोंबी आवाज सुनकर मार्क का पीछा करने लगे। बेशक वे चाहे कितनी भी तेज दौड़े, स्कूटर से तेज नहीं हो सकते। लेकिन समस्या यह थी कि सुरक्षित शिविर पहुंच चुका था और न सिर्फ कोई सुरक्षा नहीं थी, बल्कि वहां बड़ी संख्या में झोंबी थे। ये सोचने की बात नहीं थी, बस भागते रहना था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक चौराहे पर मार्क को झोंबियों के एक झुंड ने घेर लिया और उसे गिरना पड़ा। खुशकिस्मती से बिल्ली का बच्चा सुरक्षित था। सोचने का वक्त नहीं था, झोंबी पीछे ही थे। मार्क ने स्कूटर चलाने की कोशिश की, लेकिन स्कूटर ने काम नहीं किया और उसे पैदल भागना पड़ा। लेकिन भागते हुए भी वह बिल्ली के बच्चे को नहीं छोड़ सकता था। मार्क भाग रहा था, लेकिन बेमतलब नहीं, बल्कि पियर की तरफ, क्योंकि वहां उसकी एक छोटी नाव थी जिससे वह भाग सकता था। आगे रास्ता नहीं, पीछे झोंबियों का झुंड, और अब उसे बचाने वाले सिर्फ डायरेक्टर और प्रॉप्स टीम ही थी। जैसा कि उम्मीद थी, डायरेक्टर ने उसके लिए एक नाव छोड़ी थी। मार्क ने अपनी जान बचाते समय स्कूबा डाइविंग सूट पहन रखा था। अब यह भी काम आ गया। उसने इंजन की चाबी घुमाई, लेकिन नाव के इंजन से एक अजीब आवाज आई। इस दृश्य पर मुझे जरूर डरावना बनाना चाहिए। एक बच्चा झोंबी दिखाई दिया। हालांकि उसका मुंह खून से सना था, लेकिन खुशकिस्मती से कोई खतरा नहीं था। एक लाइफ जैकेट की मदद से मार्क और बिल्ली का बच्चा एक बार फिर जिंदगी की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उसने अपनी पत्नी को संदेश भेजा और उस द्वीप की तरफ जाने की योजना बनाई जहां उसकी पत्नी थी। लेकिन संदेश भेजते ही पानी के दरवाजे के गायब होने के साथ लाइफ जैकेट की शक्ति चली गई। लेकिन ईंधन की कमी के कारण नहीं, बल्कि प्रोपेलर ब्लेड में एक ज़ॉम्बी लाश फंस जाने के कारण। प्रॉप्स टीम ने एक बार फिर मदद की। मार्क के लिए एक बड़ी नाव का इंतजाम किया, लेकिन इस नाव पर लोग ज़ॉम्बियों से भी ज्यादा डरावने थे। इस तरह वह एक बार फिर बच गया और नाव पर चढ़ गया, लेकिन लोगों की नजरें और भाषा उसे असहज कर रही थीं। खुशकिस्मती से एक आदमी ने उस देश की भाषा सीख रखी थी, और जब उसने सुना कि वे किनारे पर जाकर नाव की मरम्मत के लिए सामान ढूंढने वाले हैं, तो लियो ने खुद को स्थानीय बताते हुए रास्ता दिखाने की पेशकश की और यह भी बताया कि एक सुरक्षित इलाका कहाँ है। लेकिन कप्तान ने सुनकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने जिंदा बचे लोगों के गिरोहों के तथा कथित सुरक्षित इलाके देखे थे। बस मार्क ने कप्तान से कुछ कहा और वह मुड़कर चला गया। पता चला कि उसने लियो को इंजीनियर बताया था, क्योंकि इस तबाही की दुनिया में कानून का कोई मतलब नहीं रह गया था। सिर्फ काम के लोग ही जिंदा रह सकते थे, जैसे कि वह खुद एक पायलट था। लेकिन मार्क इतनी ही मदद कर सकता था, बाकी सब खुद ही करना होगा। जल्द ही रात में लियो ने बाहर से मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनी। पता चला कि उनकी मुलाकात कुछ जिंदा बचे लोगों से हुई थी, लेकिन अगले दिन उन लोगों का कोई पता नहीं था। अजीब लगने पर लियो ने मार्क से पूछा। मार्क ने बेरुखी से कहा, दखल न दें। लियो ने सुनकर महसूस किया कि यह जगह उतनी अच्छी नहीं है जितनी लग रही थी। उसने कहा कि उसे पता है कि किसी अस्पताल में हेलीकॉप्टर है और दोनों सुरक्षित इलाके की तरफ भागने के लिए उस पर उड़ान भर सकते हैं। लेकिन मार्क सोचने के बाद भी नहीं माना। कोई चारा न देखकर लियो को अकेले ही भागना पड़ा। शाम को वह चुपके से क्रू के आराम करने वाले कमरे में घुसा और जहाज चलाकर भागने की योजना बनाई, लेकिन पाया कि कल आए जिंदा बचे लोगों को यहाँ बांध कर रखा गया था। लियो ने देखकर उनकी रस्सियां खोल दी, लेकिन अगले ही पल भागने की तैयारी कर रहे आदमी को सीधे गोली मार दी गई। देखते ही देखते क्रू और मार्क तेजी से नीचे आए, लेकिन आपात स्थिति में लियो ने अचानक क्रू के एक सदस्य पर कब्जा कर लिया और एक लड़ाई के बाद उसे खाड़ी में फेंक दिया। पता चला कि मार्क पहले ही दिन के झूठे वादों से संक्रमित हो चुका था। उसने तेजी से कुछ लोगों को लेकर छोटी नाव पर चढ़ाया, लेकिन जाने की तैयारी करते समय फिर पकड़े गए। बचे हुए जिंदा बचे तुरंत मार दिए गए। मार्क ने देखकर लियो की रक्षा की और लड़ाई में खुद घायल हो गया। खुशकिस्मती से दोनों जिंदा बचकर किनारे पर पहुंच गए, लेकिन अस्पताल पहुंचकर गाड़ी
गाड़ी से उतरते ही उन्होंने पाया कि हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की आवाज नहीं थी। अभी अगला कदम क्या उठाना है ये सोच भी नहीं पाए थे कि रास्ता दिखाई न देने वाला लियो सीधे सामने आए एक संक्रमित व्यक्ति से टकरा गया। थोड़ी ही देर में खून के छींटे उड़े और विंडशील्ड को गंदा कर दिया, जिससे दृश्यता कम हो गई। कोई चारा न देखकर उसने तेजी से गाड़ी चलाकर संक्रमित व्यक्ति को उड़ा दिया, फिर पिस्तौल निकालकर गाड़ी से कूद गया और तुरंत मुड़कर पीछा कर रहे झोंबी झुंड को भी खत्म कर दिया। इस कार्रवाई ने हालांकि गोला बारूद खत्म कर दिया, लेकिन दोनों को अस्पताल में घुसने का रास्ता मिल गया, सिर्फ इसलिए कि मार्क के घाव के कारण वह अब नहीं चल सकता था। लियो ने चारों ओर ऑपरेशन के उपकरण ढूंढे, लेकिन अगले ही पल उसने वेंटिलेशन डक्ट से आवाज आती सुनी। वह आगे बढ़कर ध्यान से सुनने लगा और पाया कि अंदर वाकई कोई बोल रहा है। अंदर जाने का रास्ता न मिलने पर लियो ने आवाज लगाई, लेकिन इस कदम ने सीधे एक संक्रमित व्यक्ति को आकर्षित कर दिया। लेकिन अभी वह मुंह खोलने भी न पाया था कि देखा बड़ी संख्या में संक्रमित व्यक्ति खबर सुनकर आ गए। लियो ने देखा कि अब बचाव का कोई रास्ता नहीं है और उसे पानी के पाइप के सहारे नीचे की तरफ भागना पड़ा। फिर वह ऑपरेशन कक्ष लौटकर तेजी से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि मार्क अब गायब था। अगले ही पल पता चला कि यहाँ अभी भी कुछ जिंदा बचे लोग सुरक्षित बैक रूम में छिपे थे। उन्होंने न सिर्फ मार्क का ऑपरेशन किया, बल्कि लियो को यह भी बताया कि हेलीकॉप्टर पीछे के कैंपस में खड़ा है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए संक्रमित व्यक्तियों से भरे इलाके से गुजरना पड़ेगा। जैसे ही लियो सोच रहा था कि जोखिम उठाए या नहीं, अचानक नीचे से बंदूक की आवाज सुनाई दी। पता चला कि कार्गो जहाज पर वह गिरोह भी सामान की तलाश में यहाँ आ पहुंचा था। अचानक स्थिति ने उन्हें लड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने रास्ता बनाने के लिए दरवाजा तोड़ा, एक संक्रमित व्यक्ति अचानक आईसीयू से निकलकर सीधे चिल्लाने लगा। हालांकि सभी ने तेजी से काम करके उसे ठिकाने लगाया, लेकिन महिला संक्रमित व्यक्ति के काटने से एक महिला घायल हो गई। उसने सभी को चेतावनी दी वे उसके पास न आएं और बच्चों को सुरक्षित ले जाएं। सभी ने सुनकर दुखी होते हुए भी उसे दर्द में छोड़कर फिर से चल पड़े। जल्द ही वे उस इलाके के पास पहुंच गए जहां संक्रमित व्यक्ति थे। सभी सावधानी से एक एक करके गुजरे, लेकिन जब लियो आखिरी बच्चे को लेकर गुजरने वाला था तो अचानक एक दुर्घटना हुई। एक टिन की आवाज ने सभी संक्रमित व्यक्तियों का ध्यान खींच लिया। आपात स्थिति में लियो को बच्चे को गोद में लेकर एक झाड़ी में छिपना पड़ा, लेकिन ऐसा करने से भी ज्यादा देर तक नहीं टिका जा सकता था। जब वह थाम नहीं पा रहा था, बंदूक की एक गोली के बाद बाहर शांति छा गई। पता चला कि चारों ओर खोज कर रहा गिरोह अनजाने में उसे बचा गया था। खुशकिस्मती से उन्हें छिपे हुए गिरोह का पता नहीं चला और वे सकुशल इस संकट से बच निकले। लेकिन आगे का रास्ता सबसे मुश्किल था, क्योंकि यह छोटा सा 100 मीटर का रास्ता संक्रमित व्यक्तियों से भरा हुआ था। तब लियो को अचानक एक योजना सूझी। उन्होंने सभी गद्दों को एक साथ बांधकर एक दीवार बना दी ताकि खुद को बचाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ सकें। लेकिन योजना उतनी सही नहीं थी जितनी सोची थी। सभी संक्रमित व्यक्ति देखते ही पागलों की तरह टूट पड़े। इससे न सिर्फ उनकी आगे बढ़ने की रफ्तार काफी धीमी हो गई, बल्कि उन्हें दीवार पर से कूद कर आने वाले संक्रमित व्यक्तियों से भी बचाव करना पड़ा। कुछ लोग सिर्फ लगातार हमला करते हुए तेजी से आगे बढ़ सकते थे। आखिरकार वे सभी सुरक्षित रूप से हॉल के दरवाजे तक पहुंच गए और दरवाजा तोड़ते ही उन्होंने गद्दे को दरवाजे पर अटका दिया। फिर सभी के अंदर आने के बाद उसे फिर से बंद कर दिया, लेकिन हिलाने के समय फिर भी एक छूटा हुआ अंदर आ गया। लियो को लगातार लड़ाई करके समय निकालना पड़ा और तभी वह गिरोह भी आवाज सुनकर आ गया। उन्होंने तेजी से आग का इस्तेमाल करके एक रास्ता बनाया और अंदर आ गया और फिर जोर से चिल्लाकर सभी को रुकने और उड़ने न देने का आदेश दिया। जिंदगी के रास्ते पर हाथ मिलाने को तैयार देखकर लियो ने बिना सोचे समझे कदम बढ़ा दिया। बड़ी संख्या में संक्रमित व्यक्ति अचानक आ गए और योजना को बर्बाद कर दिया। बेशक इसमें फंसे लियो ने हार नहीं मानी। आसपास आ रहे संक्रमित व्यक्तियों को देखकर मार्क पहले हेलीकॉप्टर चला सकता था और हवा में उड़ने के बाद तेजी से सीढ़ी नीचे फेंक दी। लियो ने आखिरी मौका पकड़कर चढ़ लिया। खतरे से बचने के बाद सभी ने तुरंत सुरक्षित इलाके की तरफ उड़ान भरी और यहाँ से निकलने के बाद मोबाइल सिग्नल धीरे धीरे वापस आने लगा। लियो ने जल्दी से अपनी पत्नी का फोन किया और अपने बच निकलने और सुरक्षित इलाके की तरफ जाने की खुशखबरी बताई। लेकिन अगले ही पल सिर के ऊपर से तेज रफ्तार से उड़ते लड़ाकू विमानों को देखकर सभी को यह समझ आ गया कि वहाँ की हालत शायद उनकी सोच से भी ज्यादा बुरी थी और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।